हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने जो स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, उसका ऑलरेडी हमने 12 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं जीके पोर्शन के आपके। उसमें ऑलमोस्ट हमारा 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन्हीं ग्रुप्स पे मिलती है। और हमारा ऐप भी पेज है, वहाँ पे भी फॉलो करो, क्योंकि जितने भी हम एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे भी। अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखना, इससे पहले मैंने कवर कराया था आपको जो वो था फंडामेंटल राइट्स, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक आपका मेंशन है वहाँ पे जीके में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है, हमें उस पर नहीं जाना है। जो टॉपिक्स मेंशन है उसी पे फोकस करना है और चीज़ों को वहाँ से कवर अप करना है जहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। और विद शॉर्ट नोट्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें और सारा कॉन्सेप्ट भी देंगे। स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रीजनिंग, तो ऑलमोस्ट मेरा 70-80% ये जीके पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ मैं आपकी रीजनिंग भी कराऊंगा। एक वीडियो उसका अपलोड है, डेमो देख सकते हो आप। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट्स मैंने कवर किए कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हुए हैं, तो अगर उनकी वायलेशन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, सर हमें ये राइट्स हमसे छीना जा रहा है, वायलेशन हो रही है, नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी मान के चलो एक कुछ आइडियाज़ होते हैं जो स्टेट जब कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी लॉज बनाती है, तो वो इन कंसिड्रेशन टू दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को उन्हें कंसिड्रेशन में रखना पड़ता है। इन्हीं के अकॉर्डिंगली उन लॉज को सेटअप किया जाता है। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बोलते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर्स भी कहा जाता है। बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इन्हें पार्ट 4 के अंदर इनको अडेप्ट किया गया है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन्ड है। जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में थे, इसी तरह से पार्ट 4 के अंदर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको मेंशन करवाया है कि कितने पार्ट्स हैं एट प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील करते हैं। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद जो है वो मेंशन्ड है इन आर्टिकल नंबर 36 to 51, 36 to 45, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ याद रखना कि 36 आर्टिकल से 51 आर्टिकल तक जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं ये आर्टिकल्स। अब देखते हैं, जैसे हमने बोला था फंडामेंटल राइट का आइडिया जो था वो हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मिला था। इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के बना हुआ है। अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट कंट्री से लाए गए। इस तरह से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इसका आइडिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरिश, या सिंपल सी बात करो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये आइडिया लिया था। तो ये भी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। इसका आंसर रहेगा आयरलैंड। और आयरलैंड ने खुद ये आइडिया स्पेन से लिया था, ये चीज़ भी याद रखना। नॉन जस्टिसेबल एक करेक्टर है इनका, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब है अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आप उसकी वायलेशन हो रही है तो आप
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, सर हमारी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे करवाएंगे, तो वह दैट मीन्स आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हो रही है तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, वहाँ कोर्ट में नहीं जा सकते आप मानते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, कभी इमरजेंसी जब कंट्री में हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल एग्रेशन कुछ भी होगा, तो उस वक्त आपके फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो रोक दिए जाते हैं, तो वो हो सकता है वहाँ एक्सेप्शन, तो ये चीज़ भी याद रखना। अब हम देखते हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उन्होंने इनको एक नाम दिया, दे आर द नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु कॉल्ड DPSP को किसने कहा था नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, पॉजिटिव नेचर। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव नेचर होते हैं, मतलब मींस डायरेक्ट द स्टेट टू डू द थिंग्स लाइक पॉलिसीज़। जब कोई स्टेट जो कंट्री होता है, जब वो डिफरेंट पॉलिसीज़ फार्मुलेट करता है, जो वहाँ के जो फ्रेमर्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग होते हैं, जब वो पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वो इन कंसिडरेशन इन चीज़ों को रखते हैं वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को, तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव नेचर होता है। इसी तरह से प्रमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी की वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, तभी इन्हें सोसाइटेरियन या फिर सोशलिस्टिक भी कहते हैं, कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं ये सोसाइटेरियंस होते हैं, दैट मीन्स सोशलिस्टिक होते हैं, ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस टू स्टेट, पहले ही बोला ना, जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो रिकमेंड करते हैं स्टेट को ये करना है, ऐसे बनानी है पॉलिसीज़। अब वो कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। से देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे इंडिया के, उन्हें 3 ब्रॉडली ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सोशलिस्टिक ग्रुप, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल्स पे आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हैं, इन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, वो ये तीनों कैटेगरीज़ हैं। तो वन बाय वन करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आती है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सोशलिज्म का आइडिया रिफ्लेक्ट हो, सोसाइटी के बारे में सोचा जाए, वो होता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो जब भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट जो होती है उसका मकसद है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, इन टर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करना इन प्रिंसिपल्स का काम है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये चीज़ देखना। सबसे पहले इसमें आर्टिकल नंबर 38 आता है। 38 आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट जो है, वो कंट्री जो है, उसे सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना है विद द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए वहाँ की सोसाइटी को प्रमोट करना है। ये आर्टिकल 38 मेंशन्ड है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल 39 जो है इसमें वो क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कुछ प्रिंसिपल्स को जो होंगे पॉलिसी के, उसे फॉलो करना होगा स्टेट ने। जैसा कि हम देखते हैं इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन, जो चाहे वो मैन की बात करेंगे, वुमेन की बात करेंगे, जब वो काम बराबर करते हैं तो उन्हें सैलरी भी बराबर प्रोवाइड की जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक इसमें चीज़ थी आर्टिकल 39 में। preservation of health and strength of the workers, children against the forcible abuse, ऐसा ना हो कोई ज़बरदस्ती किसी को फोर्सबली लेबर के लिए ले जाए, उसमें वर्कर्स को, चिल्ड्रंस को, इनको, इनकी हेल्थ को, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे प्रोटेक्ट करनी है अंडर आर्टिकल 39। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, तो हमें लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल होना चाहिए, कम्युनिटीज़ के बीच में, सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि हायर कास्ट के लोग के ये लोअर कास्ट के हैं, ये
ये इस सेक्स से बिलोंग करते हैं, ये मेल है फीमेल है, इनको ज़्यादा दिया जाए, इनको कम दिया है, सारी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है। दीज आर सम ऑफ द जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे अंडर आर्टिकल 39 में मेंशन थे। उसके बाद ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किस आर्टिकल में आता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आर्टिकल 39A के अंदर आता है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर्स। जो भी सोसाइटी के अंदर जो काफ़ी लोग कमज़ोर होते हैं, पोर पीपल्स माने जाते हैं, जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्हें इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना, उन्हें फ्री लीगल एड्स, उनको कुछ ऐसी एड्स प्रोवाइड करना कि जो इस काबिल नहीं होते हैं कमा सकें, सोसाइटी के अंदर काफ़ी वीकर सेक्शन माना जाता है, तो उसको भी इस तरह से हेल्प करना उनकी काफ़ी, वो आर्टिकल 39A के अंदर ये चीज़ मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल 41 इसमें आ जाता है, टू सिक्योर द राइट ऑफ वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। मतलब ये है कि हमें जो राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, टू द पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ, अगर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और ओल्ड एज, कुछ लोग जो होते हैं जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं उनका ख्याल रखना, कोई लोग बीमार होते हैं उनका ख्याल रखना, डिसेबलमेंट है यानी कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, ये सारा हमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें आर्टिकल 41 के अंदर ये चीज़ मैंशन है कि उनके बारे में, उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो आर्टिकल 42 आर्टिकल जो है वो है, टू make provisions for just and humane conditions for the work and maternity leave के लिए, मतलब हमारे पास क्या है, हमें कुछ प्रोविजंस दिए गए अंडर आर्टिकल 42 जिसमें क्या मेंशन किया गया है, सॉरी हम 42 आर्टिकल हम पढ़ रहे थे। कुछ वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं, जहाँ पे लोग जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं उनकी वहाँ पे कंडीशंस, उनको क्या अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही हैं क्या नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आर्टिकल 42 में आता है। और नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 43 की बात करते हैं। ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 43 में ये चीज़ मेंशन है, टू सिक्योर द लिविंग वेज, डिसेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑल वर्कर्स। क्या जो लोग काम करते हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं, क्या उन्हें सोशल कल्चरल ये सारा लाइफ स्टैंडर्ड उनका कैसा है, वहाँ पे उनकी जो वेज क्या प्रोवाइड की जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना, ये अंडर आर्टिकल 43 में ये सारा मैंशन है। और 43A के अंदर बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स की कैसी मैनेजमेंट रहती है, वहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन कैसी रहती है, वो आर्टिकल 43 के अंदर मैंशन है। लास्ट वन आर्टिकल ऑफ दिस प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे थे सोशलिस्ट, इसमें आता है 47 आर्टिकल, जो कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। यानी उन लोगों के बारे में भी सोचना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ से अफेक्टेड होते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन देखना है, स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स किस जगह पे रह रहे हैं, कोई डिजीज़ तो नहीं है वहाँ पे, तो उनकी ओवरऑल हमें पब्लिक हेल्थ जो होती है उनकी इम्प्रूव करनी है, वो अंडर आर्टिकल 47 में ये चीज़ मैंशन है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, जहाँ पे गांधी की आइडियोलॉजी को कंसिडरेशन में रखा गया है कि गांधी ने क्या क्या चीज़ें बोली थी, वो सारी इन आर्टिकल्स में मेंशन्ड है जो हमारे पास देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 40 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 40 के अंदर इस चीज़ का मेंशन है कि हमें विलेज पंचायत्स की बात करेंगे, जो विलेज पंचायत्स होंगे एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स हों, तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है, विलेज पंचायत्स पे फोकस रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक फंक्शनल यूनिट माना जाता है सेल्फ गवर्नमेंट का, एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है विलेज पंचायत्स, उनको ऑर्गेनाइज़ करवाना, ये आर्टिकल 40 के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, पंचायत से जो डील करता है डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
सो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 43 जो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन बेस्ड इन रूरल एरियाज़। डिफरेंट जो रूरल एरियाज़ हैं, गाँव में डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको कैसे प्रमोट करना है, तो उनकी प्रमोशन के लिए कॉटेज इंडस्ट्री के लिए वो सारा आर्टिकल 43 में ये चीज़ मेंशन है कि कॉटेज इंडस्ट्री को हमें प्रमोट करना है। सो उसके बाद आर्टिकल 43B के अंदर मेंशन है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमारी सोसाइटी के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उन्हें कैसे प्रमोट करना है, ये 43B के अंदर है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 46 जहाँ पे जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोअर क्लासेस से कुछ लोग बिलोंग करते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाएगा, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 46 के अंदर मैंशन है अंदर गार्नियन प्रिंसिपल। नेक्स्ट 47 की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल हमें कहता है कि जो भी कंजप्शन होती है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की, ड्रग्स की, जो कि इंजूरियस, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी इंजूरियस होती हैं, चाहे अल्कोहल की बात करें, उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है, उन्हें प्रोहिबिट करना है, रोकना है। अगर इस तक किसी भी जगह इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो अंडर 47 आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 48 आर्टिकल। ये बोला गांधी ने कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्राफ्ट कैटल्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। हमें इसकी बात करेंगे, काव गाय की बात करेंगे, काव्स उनके बच्चे, या मिल्क एंड ड्राफ्ट एनिमल्स होते हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे खेतों में, जैसे हमारे पास ऑक्स वगैरह, इनको हमें क्या करना है, इनकी जो स्लॉटरिंग है इनको ज़बह नहीं करना है, उस पर बेन अंडर आर्टिकल 48 ये चीज़ मेंशन की गई है। उसके बाद लास्ट जो है वो लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो जिसमें लिबरलिज्म का लिबरलिज्म मतलब हो गया फ्रीडम, तो उसकी आइडियोलॉजी आपको यहाँ पे मिलती है। इन प्रिंसिपल्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स मेंशन है। सबसे पहला आता है आर्टिकल 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे कंट्री के अंदर एक ही कोड होगा जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, जो कि आप जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री होगा सारे सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए अंडर 44 आर्टिकल। नेक्स्ट इज 45 आर्टिकल की बात करें तो 6 साल की उम्र तक जितने भी हमारे जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनकी चाइल्डहुड में उनकी केयर, उन्हें न्यूट्रिशन, उनको सारा माल न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम है अंडर आर्टिकल 45। 6 साल तक ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 48 जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री या फिर मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पर उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उनकी प्रमोशन एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स की अंडर आर्टिकल 48 आता है। 48A के अंदर क्या आता है कि एनवायरनमेंट एंड सेफ का द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे कैसे बचाया जाएगा, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, पोल्यूशन से बचाया जाएगा, फॉरेस्ट है हमारे, वाइल्ड लाइफ से हमारी, इन्हें प्रमोट करना, इनको प्रोटेक्ट करना अंडर आर्टिकल 48A में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 49 की बात करें तो डिफरेंट मोनूमेंट्स की बात करेंगे। ऐसे हिस्ट्री में ऐसी कुछ ऐसी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जिन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई है, नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन मोनूमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उन प्लेसेस को, वो आर्टिकल 49 में आता है। जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना अंडर 49 आर्टिकल में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास 2 आर्टिकल्स बचे हैं। आर्टिकल 50 की बात करें, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट्स की पब्लिक सर्विसेज में जो जुडिशरी है, जो हमारे पास कोर्ट कचहरी वगैरह जो है, उसे कैसे एग्जीक्यूटिव जो वो बॉडी जो लॉज को एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है वहाँ पे, तो उसको इससे कैसे अलग किया जाता है पब्लिक सर्विसेज में, वो आर्टिकल 50 में आता है।
सो लास्ट वन आर्टिकल 51 जो है वो है इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कैसे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा, वो आर्टिकल 51 में, दैट इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये चीज़ भी याद रखना। सो हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपको इसी पॉलिटी को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं, वो होगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वो कंप्लीट करेंगे तो पॉलिटी हमारी ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। कुछ वीडियोस जो हैं जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी मैंने टॉपिक कवर किया है, आप देख सकते हो ज्योग्राफी पोर्शन में, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स जो है ये टॉपिक भी मैंने कवर किया है। ये यहाँ पे प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, आपको जियोग्राफी पोर्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। तो कुछ कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, बाकी जितना होगा वो आपका जी के पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर सीरीज़ यानी जो रीजनिंग और अर्थमेटिक पे फोकस करेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।